दोस्तों 4 जून के बाद 4 जुलाई भी निकल गई और अब 4 अगस्त की तारीख भी करीब आ गई है। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन एक ही सवाल पे मोदी जी उलझे हैं। उस सवाल का हल नहीं ढूंढ पा रहे और वो सवाल है योगी आदित्यनाथ का कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर रखा जाए, सीएम की कुर्सी पर, या हटाया जाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी आज की तारीख में इतने कमज़ोर हो गए हैं जब से वो बैसाखियों पर आए कि अपनी ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री को कुर्सी से नहीं उतार पा रहे। अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है, जो भाजपा है, बीजेपी, उसका जो रिमोट है अभी भी मोदी के हाथ में है और उस रिमोट का एक बटन दबाने से योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या रिमोट की बैटरी कमज़ोर है या फिर मोदी जी का हाथ कमज़ोर हो गया है। अब दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि योगी और अमित शाह के बीच में जो झगड़ा है कब से है, क्यों है, उसका मकसद क्या है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, क्या ये सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं? मौर्य के पीछे क्या अमित शाह का हाथ है? क्या अमित शाह मौर्य को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं और योगी हटना नहीं चाहते? और योगी के पीछे आरएसएस। ये जो लड़ाई चल रही है, इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरी टाइमलाइन पर देख सकते हैं। आज सवाल कुछ और है इस वीडियो में। सवाल ये है कि ये जो जंग है, ये जो कोल्ड वॉर है यूपी में चल रही है काफ़ी दिनों से, और 4 जून के बाद ये वॉर हॉटअप हो गई और ज़्यादा गर्मा गई। आज इस जंग के, इस कोल्ड वॉर के जितने भी किरदार हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, सब के सब दिल्ली में, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, वो चाहे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो, वो चाहे बीजेपी के बाकी संगठन के नेता हो, वो चाहे अमित शाह हो, वो चाहे मोदी हो, सब के सब दिल्ली में। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को, केशव प्रसाद मौर्य को, ब्रजेश पाठक को, भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष, इन सबको एक साथ बैठाकर इस झगड़े को क्या खत्म नहीं करा सकते? अब दोस्तों अगर ये मामला 4 जून से पहले मोदी जी के पास आता, मोदी जी की अदालत में आता, जब मोदी जी के पास 300 से ज्यादा सांसद थे, बीजेपी के प्रचंड बहुमत थी मोदी जी के पास और सारा सिस्टम मोदी जी के हाथ में था, तब ये मामला अगर मोदी जी की अदालत में आता और मोदी जी ने तय किया होता तो 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में फैसला कर लेते हो। जिस तरह से वो उन्होंने चुटकियों में गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, पूरी कैबिनेट बदल दी, किस्तों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल दिए, येदियुरप्पा जैसे बड़े स्टार को दक्षिण भारत के मिनटों में कुर्सी से हटा दिया, कर्नाटक के सीएम। उस मोदी के लिए इस झगड़े को खत्म करने में या इस झगड़े का हल ढूंढने में 2 मिनट ना लगते। लेकिन आज ये जो बीजेपी की अंतर कलह है, ये जो बीजेपी की कोल्ड वॉर है, ये जो लड़ाई है, ये जो तलवारें खिंची हैं, ये इतनी बढ़ चुकी है कि विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मोदी जी का मजाक उड़ा रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। दोस्तों ज़मीनी सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की ज़मीनी सच्चाई ये है कि ये जो शीत युद्ध है अमित शाह के कैंप और योगी आदित्यनाथ के कैंप के बीच में, उसमें बीजेपी का सत्यानाश हो रहा है, लंका लग रही है। जो विधायक हैं बीजेपी के वो कंफ्यूज्ड हैं, मंत्रिमंडल में मंत्री कंफ्यूज हैं, डिप्टी सीएम्स को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेसी वो डिवाइडेड है, बटी हुई है कि अमित शाह के खेमे की बात माने या योगी आदित्यनाथ के कैंप को तवज्जो दें, बात किसकी माने। कुल मिलाकर जानकार ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति रही बरकरार तो फिर अखिलेश यादव उसी तरह विधानसभा चुनाव जीतेंगे जिस तरह से उन्होंने शिकस्त लोकसभा में मोदी जी को दी है। आधे पर लाके खड़ा कर दिया। कहाँ 80 सीटों में से 75 के सपने देख रहे थे योगी, मोदी और शाह,
मिली कितनी? 33, आधे से कम। तो ऐसी स्थिति हो सकती है अगर मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब मोदी जी भी इस सवाल को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। और मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि फैसला ना कर पाने की जो स्थिति है, मोदी जी भी कंफ्यूज हैं। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मोदी जी को लगता है कि अगर योगी को हटाया जाए, वो हटा सकते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, मोदी हटा सकते हैं योगी को। आज भी पार्टी, चाहे वो प्रदेश की हो या देश की हो, नेशनल बीजेपी या स्टेट बीजेपी, मोदी जी की है। विधायक टिकट उन्होंने ही दिए, अमित शाह नहीं दिए, मंत्री उन्हीं के हैं, सिस्टम उन्हीं के पास है। तो योगी जी को हटाया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। लेकिन मोदी को लगता है कि योगी को हटाने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, स्थिति बेहतर हो जाएगी क्या योगी को हटाकर। और दूसरा सवाल कि योगी को हटाने से, अगर हटा दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है फायदा होने की जगह ज़्यादा नुकसान हो जाए, बीजेपी के हाल और भी बुरे हो जाएं। ये दो सवाल हैं, मोदी जी को हल नहीं मिल रहा। अब बहरहाल योगी आदित्यनाथ सीएम, मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, ये डिसाइड तो मोदी जी को करना है, फैसला तो उन्हीं को लेना है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल जो मैंने पहले भी आपके सामने रखा कि क्या ये जो लड़ाई है, जो शीत युद्ध है, जो कोल्ड वॉर है, जो हॉट वॉर हो रही है, योगी वर्सेस अमित शाह, ये जो लड़ाई है, क्या इस लड़ाई के चलते यूपी में बीजेपी की लंका लग रही है? हद से ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है और हाथ से यूपी निकल रहा है बीजेपी के। कैसा है, ज़मीनी हकीकत क्या है? दो खास मेहमान होंगे, सिद्धार्थ कालंस होंगे जो 25-30 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार को, सचिवालय को, राजनीति को लखनऊ में कवर कर रहे हैं बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के लिए। वो हमारे साथ होंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा कि आखिर सिचुएशन असलियत में क्या है। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि गोमती के इस पार योगी जी रहते हैं और गोमती नदी के उस पार प्रोफेसर रविकांत रहते हैं, तो उनको भी सुनिए क्या हो सकता है। क्या बीजेपी वाकई उसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है या कोई गुंजाइश है, और मोदी जी फैसला क्यों नहीं ले पा रहे, या योगी ही डटे रहेंगे? तो चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास और सिद्धार्थ कालहंस के पास। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि पिछले कई हफ्तों से मैं देख रहा हूं, योगी आज गए, योगी कल गए, योगी परसों गए, अब कुर्सी का एक पाया निकल गया, अब मौर्य के जो है माथे पर मुकुट रखने जा रहे हैं अमित शाह, मौर्य बन जाएंगे, मिठाइयां बढ़ गई, आतिशबाजी हो गई। उसके बाद देखा फिर कुछ नहीं हुआ। फिर पता चला मोदी जी ने जो है वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को बुला लिया। फिर कहा गया कि कंप्रोमाइज हो गया है, पटापेक्ष हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। योगी फिर बैठ गए कुर्सी पर। फिर जो है एक तीर चला दिया मौर्य ने। ये जो बार बार ये जो बुलडोजर वार हो रही है, अमित शाह का बुलडोजर दिल्ली से चलता है और लखनऊ से जो है वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। ये जो आपस में बुलडोजर टकरा रहे, कुछ तो वजह होगी कि भाई मोदी तय नहीं कर पा रहे, अमित शाह तय नहीं कर पा रहे। पहले कहते हैं हटा देंगे और फिर हटाते नहीं है, फिर कंप्रोमाइज कर लेते। ये है क्या? दीपक जी, केशव प्रसाद मौर्य स्टूल वाले डिप्टी सीएम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनकी नेम प्लेट तक हटवा दी थी। जाहिर तौर पर केशव प्रसाद मौर्य में क्या बोल रहे हैं आप? स्टूल वाले डिप्टी सीएम से क्या मतलब? का मतलब ये है कि इनको सोफा तक नहीं मिले, कुर्सी तक नहीं नसीब हुई थी। बीजेपी के बड़े लीडर्स की बैठक में उनको स्टूल पर बैठा दिया गया था। स्टूल पर बैठा दिया? डिप्टी सीएम, यस, उत्तर प्रदेश में उन्हें स्टूल मंत्री कहा जाता है। और वो अचानक इतने ताकतवर किसाब संगठन सरकार से बड़ा होता है, और फिर दिल्ली जाना, जेपी नड्डा से मिलना, और वहीं पर फिर एक मैसेज आता है कि नहीं साहब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। फिर भी केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट। ये जो खेल है वो ये बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये सब मोहरे हैं, इस्तेमाल कहीं और से हो रहा है। ओहो। और इन मोहरों के जरिए उस वजीर को मात दी जा रही है जो लखनऊ में बैठा हुआ है 7 साल से। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जितने भी हमको लोग दिख रहे हैं, मौर्य हो या संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो या राजभर हो,
ये उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये सब मोहरे हैं और इनका जो रिमोट है वो किसी अमित शाह और मोदी के हाथ में। लेकिन ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? मतलब रिमोट दबा क्यों नहीं रहे, कुर्सी से हटा क्यों रहे? सिद्धार्थ जी, आखिर मोदी जी की मजबूरी क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब प्यादों से लड़ाई लड़वा रहे हैं, रिमोट मोदी जी के हाथ में है, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि डबल माइंड में है, कंफ्यूज्ड हैं मोदी जी, अमित शाह कंफ्यूज्ड हैं, हटाएं ना हटाएं? आखिर दुविधा क्या है? दुविधा क्या है, मैं जानना चाह रहा हूं। योगी को हटाने में दुविधा क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? देखिए, सबसे बड़ी दुविधा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत की, हटाने की पुरजोर तमन्ना है और आज से नहीं है। लोकसभा चुनाव के बीच में फैसला कर लिया होगा, लेकिन आपको जून 2021 भी याद होगा, जब बैठकों के दौर ऐसे चले थे, लग रहा था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस फैसला हुआ रखा है, लेकिन नहीं हो पाया। तब भी नहीं हो पाया और आज भी। एक ही वजह सबसे बड़ी है, वजह सबसे बड़ी ये है विकल्प कमजोर। जो विकल्प हैं वो विकल्प कमजोर हैं। योगी के कद के आगे वो विकल्प बौने नजर आते हैं। जब भी योगी को हटाने की सोची जाती है या हटाने का कोई कवायद शुरू होती है, तो सबसे पहली बात होती है कि योगी नहीं तो कौन। और अभी जो उत्तर प्रदेश में जिन नामों पर विचार चल रहा है या जिन नामों पर पहले भी विचार हुआ था, वो नाम कहीं योगी के कद के आगे ठहरते नहीं। और 2021 से अब के बीच में, यानी 2021 की जून 2021 की कवायद और इस बार की कवायद, इसमें फर्क है। फर्क ये है कि योगी आदित्यनाथ सियासी दांवपेच बखूबी सीख चुके हैं। ओहो, आपने कहा प्यादों से या मोहरों से वार कराया जा रहा है। उन मोहरों को बुलाकर, ये मोहरे कौन हैं? राजभर हों, संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, ये जितने लोग हैं, इनके बहुत छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुलाया, बातचीत की, सुना, उनके कुछ वाजिब तकलीफें, कुछ होंगी, उनके काम हुए। उसके बाद ये मोहरे सब अपनी अपनी घरों में वापस लौट गए। इन मोहरों में से कोई भी मोहरा मोर्चा लेने वाला नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को अब सियासी दांवपेच बखूबी पता हो गए हैं। और तब जबकि रिमोट जो चला रहा है उसके हाथ कमजोर हैं। वो इन चुनावों के नतीजों ने उन हाथों को भी कमजोर किया है कि वो समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि रिमोट की बैटरी कमजोर नहीं है, जिस हाथ ने रिमोट को पकड़ रखा है वो हाथ कमजोर हो गया, क्योंकि 240 सांसद आए हैं और हाथ के नीचे बैसाखियां हैं। एक नायडू की बैसाखी है और एक जो है नीतीश कुमार की बैसाखी है, और हाथ कमजोर हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि योगी को हटाएं तो ऐसा ना हो जाए कि बवंडर हो जाए उत्तर प्रदेश में, ये राज्य कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर प्रोफेसर साहब, सिद्धार्थ भाई की बात पे तो यकीन करना पड़ेगा। 24 घंटे ये सचिवालय का ही चक्कर काटते रहते हैं, योगी को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत देखते हैं 24 घंटे, 24/7। जैसे अमित शाह दिल्ली में खेल करते हैं, वैसे कलम का खेल करते हैं सिद्धार्थ भाई लखनऊ में। ये कह रहे हैं कि साहब योगी के टक्कर का कोई आदमी है नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं है वहां पर। तो क्या मैं मानूं कि मौर्य का कद बहुत छोटा है? क्या मौर्य बेबी है उनके आगे और वो टाइगर हैं? मौर्य क्या इतने कमजोर हैं कि योगी को हटाकर मौर्य को बैठाने में मोदी 100 बार सोच रहे हैं? इतना फर्क है क्या डॉक्टर साहब? दीपक जी, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये गलती कर सकते हैं कि योगी के कद के आदमी को बिठाए? एक बार उस कद का आदमी बिठा दिया तो वो 7 साल से पानी पिला रहा है। एक शर्मा से 6 महीने तक मुलाकात नहीं करते, ये वो योगी आदित्यनाथ। तो वो कतई नहीं चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कोई भजनलाल शर्मा टाइप का आदमी हो। तो भाई बैठा दीजिए ना, मौर्य को बैठा दीजिए भाई। भजनलाल शर्मा हुए या मोहन यादव अगर बन सकते हैं तो मौर्य साहब भी बन सकते हैं, लेकिन मौर्य साहब तो बैठा क्यों नहीं रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी दुविधा है? असली सवाल यही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है, जो अभी सिद्धार्थ साहब कह रहे थे ना कि कमजोर है,
मोदी जी वो है जो आपदा में अवसर तलाशते हैं। इसी कमजोरी के आधार पर कि उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई और उस प्रदेश में जहां पर मंदिर का उद्घाटन हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में आपका हिंदुत्व फेल हो गया और योगी आदित्यनाथ के पास केवल और केवल हिंदुत्व है। इसके अलावा योगी के पास कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% के आदमी है वो द वोट के, और पिछड़ा विरोधी साबित करना है और इधर ब्राह्मण विरोधी भी साबित करने की कोशिश हो रही है। ब्रजेश पाठक उस मीटिंग में शामिल होते हैं जो भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ होती है। कई ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी सामने आई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के उस औरे को पहले कमजोर करना है और टेस्टिंग ये हो रही है कि अभी अगर योगी पलटवार करते हैं, बगावत करते हैं तो कितना नुकसान होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस का एक धड़ा, दीपक जी इस समय आरएसएस भी दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा मोहन भागवत वाला है और एक वो है जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है। तो कहीं मोहन भागवत वाला धड़ा योगी पर हाथ न रख दे। अभी इसकी केवल एनालिसिस हो रही है कितना नुकसान करेंगे योगी, और जिस दिन उनको ये लगेगा, मैंने आपसे कहा कि केवल तारीख भर देखनी है जी, योगी अभी अगर जाएंगे तो कितना नुकसान करेंगे। देखिए आज हटा दें चाहे नरेंद्र मोदी, योगी कुछ नहीं कर सकते। संगठन पर किसकी पकड़ है? गुजरात लॉबी। पूरा आपका कारपोरेट मीडिया गुजरात लॉबी के हाथ में, सारा केंद्र की सरकार उनके हाथ में। योगी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, सच्चाई है। लेकिन योगी अगर कल को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में अगर सामने आते हैं तो अमित शाह के लिए कितने बड़े चैलेंजर बनेंगे, केवल इसका एनालिसिस हो रहा है जी। समझ गया। जिस दिन ये लगेगा कि योगी को हमने पिछड़ा विरोधी घोषित कर दिया, दलित विरोधी घोषित कर दिया, और योगी आदित्यनाथ चाह करके भी उनकी फितरत नहीं है, प्रो ओबीसी वो कभी हो नहीं सकते, ये भी डेफिनेटली। मोदी तो स्वीपर के पैर धोने की नौटंकी कर सकते हैं, योगी ये नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट। योगी ये भी नहीं कह सकते कि वो ओबीसी हैं, मोदी जी ये कह सकते हैं। तो दरअसल अभी योगी आदित्यनाथ को पॉलिटिकली कमजोर करना, फिर फैसला होना है। मैंने कहा ना, लिखा तो जा चुका है, दस्तखत भी हो गया है, बस बाहर निकलना बाकी है। मतलब आदेश पर साइन कर दिया है, लेकिन अभी वो ऑर्डर जारी होना है। और एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट आपने कही कि भाई ऐसा है कि मोदी और अमित शाह सोच रहे हैं कि योगी को अगर कुर्सी से हटाएं तो डैमेज कितना होगा, कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है उत्तर प्रदेश में। कहीं योगी बगावत तो नहीं कर देंगे, कहीं आरएसएस कोई नया विवाद तो नहीं कर देगी, कुछ विधायक तो योगी के साथ नहीं आ जाएंगे, दो चार नेता जो फ्रस्ट्रेटेड है मोदी जी से वो तो पीछे नहीं खड़े हो जाएंगे, कहीं वसुंधरा और रमन सिंह तो पीछे नहीं आ जाएंगे, येदुरप्पा तो कहीं हुंकार नहीं भर देगा। इस तरह का एक डैमेज कंट्रोल, मतलब कितना डैमेज हो सकता है अगर हम यहाँ से तोप चलाएं दिल्ली से और लखनऊ में गिरे तो कितना नुकसान होगा। नफा नुकसान तोल रहे हैं, और जिस दिन मोदी जी को लगा कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा उसी दिन चुटकी भर में ये हटा सकते हैं। मेरा सिद्धार्थ भाई सवाल ये था कि जो आपके यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पर, जो विधानसभा के बाई इलेक्शंस हैं और बड़े क्रूशल हैं, अगर इन 10 सीटों के चुनाव में योगी आदित्यनाथ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, 10 में से 8 सीट, 10 में से 7 सीट जीत लेते हैं, सरप्राइज देते हैं मोदी को कि देखिए अभी भी मैं हूं, मेरी सरपरस्ती में चुनाव जीते जा सकते, तो क्या योगी की पोजीशन स्ट्रांग होगी और अमित शाह की पोजीशन वीक होगी इस जंग में? देखिए जिस तरीके से 10 में से 8 या 7 सीटें जीती जाती हैं, इन तरीकों के मास्टर नहीं वो प्रोफेसर हैं दिल्ली में बैठे लोग जिनको वो बताएंगे। उनको मालूम है कि सरकार के रहते हुए 10 में 8-7 सीटें या 10 की 10 सीटें कैसे जीती जाती हैं। तो इनको 10 सीटों में 8 सीटें 7 सीटें जीत कर कोई मैसेज दे देंगे, वहां कोई संदेश पहुंच जाएगा कि साहब ये बहुत मजबूत हैं और देखिए इन्होंने ऐसा कर दिया। ये इन सब चीजों का कोई असर वहां होने वाला नहीं है कि इससे ऐसा हो जाएगा कि उनके खिलाफ कोई जो है वो सुगबुगाहट ही नहीं होगी, फिर तो वो एक छत्र राज करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। प्रश्न सिर्फ इसी बात का है कि योगी के बाद कौन या योगी के स्थान पर कौन।
अभी तक जी। ये जो कौन की रेस है, इस कौन की रेस को कोई जीतता दिख नहीं रहा उन्हें। वो उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रधानमंत्री का अपना भी क्षेत्र है, आरएसएस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, भारतीय जनता पार्टी को जी। भविष्य की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो है वो उनको बरकरार रखना, उनको वहां अपनी सत्ता बनाए रखना वो समझ जरूरी गया। है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब तक कोई सूटेबल कैंडिडेट, गॉट योर पॉइंट। उपयुक्त वर सही न कह रहे मिलने तक। जी। सिद्धार्थ जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक पत्रकार हैं, इनका ये आकलन है सिद्धार्थ जी का कि योगी का विकल्प नहीं है। और पहले सवाल के जवाब में भी इन्होंने कहा था, फिर से ये चीज इन्होंने अंडरलाइन करी कि देयर इज नो ऑल्टरनेट। योगी को रिप्लेस करने वाला कैंडिडेट मोदी को नहीं मिल रहा है, और जिस दिन कैंडिडेट मिलेगा उस दिन बटन दबेगा और योगी जी की कुर्सी बदल जाएगी, कोई दूसरा बैठ जाएगा। एक चीज मैं आपसे प्रोफेसर साहब पूछना चाहूंगा कि आप पहले शख्स थे इस देश में जिन्होंने कहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन करेगी, और कई पैनलिस्ट ने आपसे झगड़ा भी किया, आपके विवाद भी हुए, आपसे कहा गया आप बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर रहे हैं, लेकिन आप अंतिम दिन तक अपनी बात पर अड़े रहे कि साहब 40 से कम सीटें बीजेपी की आएंगी, और वही हुआ, बीजेपी 33 पे आ गई। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके जो विश्लेषण होते हैं बड़े सटीक होते हैं, बड़ी गहरी पैठ रखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो लड़ाई चल रही है अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, या आप कह दीजिए गुजरात लॉबी वर्सेस गोरखपुर लॉबी, क्या इस लड़ाई से बीजेपी दिन ब दिन कमजोर हो रही है? और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, हालांकि 2 साल बाद है, क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी और कमजोर हो जाएगी? क्या बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल सकता है अगर ये कोल्ड वार जारी रही? क्या राहुल गांधी और अखिलेश चढ़ाई कर सकते हैं, छाती पर मूंग दल सकते हैं बीजेपी के? क्या इट्स एडवांटेज राहुल एंड अखिलेश? दीपक जी, आपका जो सवाल है कि क्या लड़ाई से बीजेपी कमजोर हो रही है, मैं इसके उलट जा रहा हूं कि बीजेपी के कमजोर होने से लड़ाई हो रही है। ओहो, जो अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि अब गुजरात लॉबी के हाथ इतने मजबूत नहीं है, ये लड़ाई इसलिए हो रही है, और जाहिर तौर पर जो विपक्ष है वो मजबूत हो रहा है। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला आप देख लीजिए जिस तरह से, और अखिलेश यादव ने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है। जमीन पर जिस तरह से दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बीजेपी की सरकार की नीतियां रही हैं, उसने खुद ब खुद मौका दे दिया विपक्ष को मजबूत होने का, और उस पर राहुल गांधी का संघर्ष। आज राहुल गांधी सुल्तानपुर गए, आप जरा सोचिए कि जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हो, वो व्यक्ति जिसके पास कई बड़े पद रहे हो, आज एक मोची की दुकान पर बैठ करके जूते सिलने की ट्रेनिंग लेता है। ये है राहुल गांधी, छोटी सी दुकान पर। तो विपक्ष जो बीजेपी का इस समय जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसको पूरे तरीके से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए बीजेपी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। और जब कमजोर होगी तो फिर झगड़ा भी होगा। एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, ईबीसी और दलित, यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जो नीचे का स्ट्रेटा है, जो 80% 60% वोट है, क्या आपको लगता है कि ये जो बल्क ऑफ वोट है, जो बिग चंक ऑफ वोट है, वो अब बीजेपी से के पास नहीं जाएगा? वो बीजेपी से हटकर वो साइकिल की तरफ जा रहा है, हाथ के पंजे की तरफ जा रहा है, राहुल और अखिलेश की जोड़ी की तरफ जा रहा है? क्या ये जिस बड़े वोट बैंक ने, पिछड़ा वोट बैंक, अति पिछड़ा और दलित, जिन्होंने साथ नहीं दिया बीजेपी का इस चुनाव में लोकसभा के, क्या ये अब पलायन कर चुका है साइकिल की तरफ? पलायन कर चुका है, और बीजेपी इसको वापस लाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपने एजेंडे पर है, चाहे अखिलेश पीडीए की बात करें या राहुल गांधी का जो मैंने कहा कि बुक कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वोट निकल गया था बीजेपी के हाथ से, वो वापस बीजेपी के पास नहीं जा रहा है। ऑब्वियस है कि उसका सीधा फायदा विपक्ष को होने जा रहा है।
विपक्ष को होने जा रहा। सिद्धार्थ, लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि आपको जब से लोकसभा का परिणाम आया है, योगी जी ने कहा था और अमित शाह ने कहा था कि 80 में से 75 सीटें जो हैं वो बीजेपी की होंगी, बल्कि अमित शाह ने तो बड़ा डायलॉग मारा था कि लिख के ले लो, नोट कर लो, 70 से ऊपर सीटें आ रही। ये जब सीटें 33 आई, आधे से भी कम सीटें आई, क्या बीजेपी इस शॉक से, इस सदमे से उभर नहीं पा रही और बिखरती चली जा रही है? लास्ट क्वेश्चन। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका लगा है। कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले भी गिरा हुआ था, अब और ज्यादा गिर चुका है, और एक जिसे कहते हैं ना, आत्मविश्वास खत्म हो गया है। और उसके बाद ये लड़ाई उसी का परिणाम है। उसके बाद ये लड़ाई जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की साख को और ज्यादा कमजोर कर रही है। और मैं रविकांत जी की बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि ये जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक तो पहले भी नहीं था, इनके बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने पैठ बनाते हुए 14 में, 17 में, 19 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस की थी, 22 में इनका फिसलना शुरू हुआ था, और वो फिसलते फिसलते वो लगातार इनको नीचे लेते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये स्थिति और ज्यादा खराब होगी। आप अभी 33 को इनका खराब प्रदर्शन मान रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद जो इनका प्रदर्शन होगा उसको आप कितना खराब कहेंगे। ये जो घर की लड़ाई है, सिद्धार्थ कह रहे हैं कि इसको उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती। उत्तर प्रदेश की जनता को कतई पसंद नहीं है। एक मिजाज है यूपी के वोटर का कि भाई आपको हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, सरकार बनाने का मौका दिया है, तो सरकार चलाइए, आपस में मत झगड़िए। एक वक्त था जब राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, लालजी टंडन, कलराज मिश्रा आपस में लड़ गए थे तो बीजेपी खत्म हो गई थी। उसके बाद मायावती और काशीराम के परिवार में झगड़ा हो गया तो बहन जी कमजोर हो गई। उसके बाद शिवपाल में, चाचा भतीजे में, शिवपाल में और अखिलेश यादव में झगड़ा हुआ तो सपा सिमट गई। और अब ये झगड़ा दोबारा मैं देख रहा हूं, जहां योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेन्द्र चौधरी और अमित शाह, उसमें संजय निषाद, 5, 6, 7 लोग हैं जिनके बीच में रोज फायरिंग हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि बुलडोजर आपस में लड़ रहे हैं बीजेपी। ये चीज जनता को पसंद नहीं है। और सिद्धार्थ और प्रोफेसर रविकांत दोनों का मानना है, दोनों पैनलिस्ट का मानना है कि ये जो अंतर कलह है, ये जो कोल्ड वार है, ये जो शीत युद्ध है, कहीं ना कहीं बीजेपी को दिन ब दिन कमजोर कर रही है। और बीजेपी का विधानसभा के चुनाव में वही हाल हो सकता है जो लोकसभा में हुआ। 75 का ख्वाब देखा, 33 पर आ गया, ये हाल हो सकता है। तो ये एक खतरे की घंटी मोदी जी के लिए भी है, ये खतरे की घंटी अमित शाह के लिए भी, और योगी जी को भी सोचना होगा कि बीजेपी की अगर लंका इसी तरह से लगी रहेगी तो बीजेपी फिर उसी पोजीशन में आ जाएगी, नंबर 3 पर। बहरहाल आज रविकांत साहब आए और सिद्धार्थ साहब आए, और आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, समझाते हैं, आप दोनों का जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।